प्रिय विद्यार्थियों, आप प्रथम वर्ष वाणिज्य के जो भी विद्यार्थी हैं, आपको शायद पता होगा कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का जो पाठ्यक्रम है प्रथम वर्ष के लिए, उसमें व्यावसायिक प्रबंधन जो ग्रुप है उसमें आपके दो विषय चलते हैं। एक है व्यावसायिक प्रबंध और दूसरा है व्यापारिक संनियम। व्यावसायिक प्रबंध जो विषय है उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें से कुछ चीज़ें आप परिचयात्मक रूप से शायद आपके 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में पढ़कर आए हैं। व्यावसायिक संगठन नाम का जो आपका विषय रहा है उसमें। अब आज जो अपन प्रारंभ करेंगे वो प्रबंध विषय से प्रारंभ करेंगे। यह आपका व्यावसायिक प्रबंध ग्रुप जो होते हैं, हर ग्रुप में जो दो विषय होते हैं उसका एक विषय है प्रबंध। और प्रबंध इतना व्यापक विषय है और इसमें इतनी विषय सामग्री उपलब्ध है, यह संगठित ज्ञान का भंडार है कि अनंत है इसका ज्ञान। और यह कोई अचानक आपसे पूछ ले कि प्रबंध क्या है तो संभवतया आप अचकचा जाएंगे, अचानक एक वाक्य में या कुछ शब्दों में प्रत्युत्तर नहीं दे पाएंगे, और यदि देंगे तो आपके पास इतना तेज विचारों का प्रवाह होगा कि शायद आप उसको शब्दों में व्यक्त न कर सकें। प्रबंध क्या है, इस संबंध में विद्वानों में भी अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं। प्रत्येक विद्वान ने अपने अपने दृष्टिकोण से इस प्रबंध को देखा है। यद्यपि हम समेकित रूप में उन सब को साथ लें तो प्रबंध की एक विस्तृत परिभाषा या अर्थ हम समझ सकते हैं। अब प्रबंध है क्या, वस्तुतः प्रबंध क्या है? देखिए, हम कार्य को कई तरीके से कर सकते हैं। एक कार्य करने का तरीका होता है हैप्सर्ड मेथड, खिचड़ी तरीका, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं येन केन प्रकारेण। अब येन केन प्रकारेण कार्य करने में कार्य के अच्छा होना, कार्य की जहाँ तक गुणवत्ता का प्रश्न है, वह गुणवत्ता अच्छी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। साधन सीमित लग भी सकते हैं और साधनों का व्यापक अपव्यय भी हो सकता है ये इनके इन प्रकारेण कार्य करने में। और आपको जो लक्ष्य लेकर आप कार्य कर रहे हैं उसकी प्राप्ति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो क्यों ना हम कार्य को सुनियोजित ढंग से इस तरह से करें कि साधनों का न्यूनतम अपव्यय हो, न्यूनतम लागत आए और हमें अधिकतम परिणाम मिले। साथ ही न केवल परिमाणात्मक रूप से बल्कि गुणात्मक रूप से भी कार्य बेहतर हो और बेहतर होता चले। तो प्रबंध कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करने का एक माध्यम है। प्रबंध जब हम करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कार्य इस तरह से होना चाहिए कि उसमें न्यूनतम प्रयत्नों में अधिकतम या हम कहें अनुकूलतम परिणाम हमें प्राप्त हों। अब जो विद्वान प्रबंध को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, हम उनमें से एक एक चीज़ लेकर देखते हैं कि वो क्यों ऐसा समझते हैं। हर विद्वान ने इसे किस किस दृष्टिकोण से देखा है। एक दृष्टिकोण यह है कि प्रबंध उत्पादन का एक साधन है। उत्पादन के अन्य साधन कौन से हैं? अन्य साधनों में हम ये देखते हैं कि सबसे प्रमुख साधन उत्पादन का है श्रम, यानी मैन। फिर है मशीन, मटेरियल, सामग्री, मनी, अपन जिसको कैपिटल कह सकते हैं, पूंजी, ठीक है ना, भूमि। तो ये जो उत्पादन के साधन हैं उनमें एक साधन प्रबंध भी है। इन सब साधनों का हम अनुकूलतम प्रयोग तभी कर सकते हैं जबकि इनका बेहतर प्रबंधन किया जाए। अगर हम इनका बेहतर प्रबंधन नहीं करेंगे तो हमें वांछित परिणाम, अपेक्षित परिणाम कतई प्राप्त नहीं होंगे। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो प्रबंध उत्पादन का वन ऑफ द रिसोर्सेज है, वन ऑफ द इनपुट्स, यू कैन से मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है कि हम सब साधनों का बेहतर प्रबंधन करें। इसका एक दूसरा दृष्टिकोण जिसमें कि प्रबंध को यह कहा जाता है कि प्रबंध क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन मैनेजिंग। प्रबंध उन व्यक्तियों का एक समूह है जो कि किसी संगठन का प्रबंधन करता है या किसी संगठन के प्रबंधन में लिप्त है।
से फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि भाई कॉलेज के या महाविद्यालय के प्रबंधन ने यह निर्णय लिया कि महाविद्यालय के प्रबंधन ने यह निर्णय लिया कि हमारे विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने यह निर्णय लिया कि अब वहाँ जब हम प्रबंध की बात करते हैं तो वहाँ प्रबंध से तात्पर्य होता है उन व्यक्तियों का समूह जो उस संस्था के या संगठन के प्रबंधन को कर रहा है या करने के लिए उत्तरदायी है, जिसकी जवाबदेही उस संगठन का बेहतर प्रबंध करना और अपेक्षित परिणाम करना है। तो उस दृष्टि से हम यह देखें तो प्रबंधन व्यक्तियों का समूह है। अन्य दृष्टिकोण है प्रबंध नेतृत्व क्षमता है। देखिए, एक व्यक्ति अपना स्वयं का प्रबंध तो सदैव करने की चेष्टा करता ही है। यदि आप बैठने का कोई स्थान देखते हैं तो आप ये चेष्टा करते हैं कि वह स्थान साफ सुथरा हो, सुविधाजनक हो, छायादार हो और आपको अन्य जो बाहरी चुनौतियां हैं, आक्रमण, धूप, ताप, तेज हवा, इनसे बचाने वाला हो। तो ये भी एक निश्चेष्ट प्रबंधन है। हम व्यावसायिक प्रबंधन की जब बात करते हैं तो वो निश्चय ही एक सचेष्ट प्रबंध है जो कि हम डेलिब्रेटली करते हैं। लेकिन अन्यथा प्रबंध क्या है? प्रबंध व्यक्तियों का समूह है। जब तक कुछ व्यक्तियों का समूह ऐसा नहीं होगा जिनसे कि हमें कार्य लेना है तो हमारे लिए प्रबंधन का विषय महत्वपूर्ण होगा ही नहीं। जब हमें व्यक्तियों से कार्य लेने की आवश्यकता होती है तो उन व्यक्तियों के प्रयत्नों को हमें अपने उद्देश्यों के लिए निर्देशित करना होता है और ऐसी अवस्था में हमें उन व्यक्तियों के प्रयत्नों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशित करने के लिए उचित नेतृत्व प्रदान करना होता है और विद्वान ये मानते हैं कि उसी नेतृत्व क्षमता को प्रबंध कहते हैं। फिर यह भी है कि प्रबंध अधिकार सत्ता की एक प्रणाली है। अधिकार सत्ता की प्रणाली प्रबंध को इसलिए कहते हैं कि प्रबंध उत्तरदायित्व, जवाबदेही और अधिकार इन तीन चीज़ों से संबंधित है। एक व्यक्ति जो उच्चस्थ स्तर पर होता है उसके पास अधिकार किसी कार्य से संबंधित निहित होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को समस्त कार्य करने की क्षमता उस व्यक्ति में हो या आवश्यक नहीं। तो वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का सहयोग निम्नतर स्तर से प्राप्त कर सकता है। वह तुरंत अपने अधीन एक व्यक्ति को उतना कार्य सौंपेगा जितना कि वह व्यक्ति कर सकता है और अपने पास केवल उतना ही कार्य रखेगा जितना कि वह महत्वपूर्ण समझता है अपने लिए और अपने लिए करने के लिए उचित समझता है कि इस कार्य को प्रभावपूर्ण ढंग से निष्पादित कर सकता है। इस तरह से अन्य व्यक्ति जिसको उसने कार्य सौंपा है वह अन्य निम्नतम स्तर तक उस कार्य को तब तक बांटेगा जब तक कि कार्य पूर्णतः प्रत्येक ऐसी इकाई के पास उस मात्रा में नहीं हो जो कि प्रभावपूर्ण ढंग से निष्पादित किया जा सके। इस तरह से परस्पर जो संबंध स्थापित होते हैं उच्चतर और निम्नतर स्तरों में उन्हें उच्चाधिकारी एवं अधीनस्थ संबंध कहते हैं। और इस संबंधों से जो श्रृंखला उत्पन्न होती है उसे प्रबंध श्रृंखला कहते हैं और यह अधिकार सत्ता का केंद्र होती है, क्योंकि इसी प्रबंध श्रृंखला में समस्त प्रबंधन निहित होता है, निर्णयन का अधिकार निहित होता है और ऊपर से नीचे अधिकारों का भारार्पण चलता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और नीचे से ऊपर की ओर अधिकारों और दायित्वों का जो प्रवाह होता है वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है और नीचे से फिर जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। प्रत्येक उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ को जो उसने अधिकार और दायित्व दिए थे और उनके प्रभावपूर्ण पूर्ति के संबंध में उससे जवाबदेही सुनिश्चित करता है और इस प्रकार अंतिम जो स्तर होता है उच्चस्थ स्तर, उसका अनंतिम दायित्व होता है अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी और वो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करते हुए यह कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति अधीनस्थ अपने कार्य को प्रभावपूर्ण ढंग से निष्पादित नहीं करता तो उच्चाधिकारी अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए कुछ भी आवश्यक जो कार्यवाही वह समझता है वह कर सकता है। तो इस तरह से प्रबंध एक अधिकार सत्ता की प्रणाली भी है। एक अन्य जो विचार प्रबंध के लिए कहा जाता है वह यह कहा जाता है कि प्रबंध एक विषय है। निश्चित ही प्रबंध एक विषय है, क्योंकि ज्ञान की एक शाखा के रूप में हम प्रबंध को देखते हैं और ये जानते हैं कि प्रबंध इतना विस्तृत है कि अगर हम सामान्य रूप से देखें
तो प्रबंध सामान्य प्रबंध भी है और इसकी कई विशिष्ट शाखाएं भी हैं, जैसे विपणन हुआ, वित्त हुआ, उत्पादन हुआ, कार्मिक हुआ। तो प्रबंध अति विस्तृत एक क्षेत्र है, ज्ञान का सुसंगठित भंडार है, एक विषय है जिसका कि औपचारिक अध्ययन अध्यापन किया जाता है और इसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति को प्रबंधक के रूप में तैयार भी कर सकते हैं, इसके शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा। फिर प्रबंध का एक विचार वह जो कि वर्तमान आधुनिक व्यावसायिक प्रबंध में प्रबंध के अर्थ के रूप में स्वीकार किया जाता है, वह है प्रबंध प्रक्रिया के रूप में। इस रूप में जो प्रबंध को परिभाषित करने वाले विद्वान हैं वो ये बताते हैं कि प्रबंध एक क्रमशः क्रमबद्ध अंतर संबद्ध चरणों की प्रक्रिया है जो अनवरत तब तक चलती है जब तक कि संगठन का अस्तित्व रहता है। इस क्रमबद्ध चरणों की श्रृंखला में सर्वप्रथम कार्य है नियोजन अर्थात सोचना। नियोजन अर्थात सोचना, विचारना। हम पौराणिक रूप से भी यदि देखें तो हमने बुजुर्गों से सुना है, पहले विचारें फिर करें, ठीक है ना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, आपने सुना होगा। तो पहले विचारना और फिर करना। कहा भी जाता है कि वेल प्लान्ड इज हाफ डन, यानी कोई कार्य जिसको आपने पहले ही सुनियोजित कर लिया है, अच्छी तरह से नियोजित कर लिया है, तो ये मानकर चलिए कि आपने आधे से ज़्यादा कार्य पूर्ण कर लिया है। क्योंकि अब कहीं भी किसी भी स्तर पर आपको क्रियान्वयन में केवल अनवरत प्रयत्न करना है, कहीं भी आपके बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक चीज़ के लिए आप मानसिक रूप से तैयार हैं। हर चीज़ की आपने व्यू रचना, कार्यप्रणाली तय कर ली है पूर्व में ही। इसी को नियोजन कहते हैं। नियोजन में हम लक्ष्य तय करते हैं, नीतियां तय करते हैं, नियम तय करते हैं, कार्यक्रम तय कर लेते हैं, व्यू रचनाएँ बनाते हैं, बजट निर्धारित करते हैं। ये सब कार्य जो हैं हम नियोजन में करते हैं। जब हमने एक बार कोई चीज़ सोच ली, किसी चीज़ का नियोजन कर लिया, उस नियोजन को साकार रूप देने के लिए हमें निश्चय ही साधन जुटाने पड़ते हैं, पद स्थापित करने पड़ते हैं, विभाग स्थापित करने पड़ते हैं। इस कार्य को कहा जाता है संगठन कार्य। अर्थात एक जो हमने सोचा, अगर उसे सपना कहें तो उसे साकार करने के लिए भौतिक संरचना को जुटाना, इस कार्य को कहते हैं संगठन। संगठन कार्य में हम पदों का सृजन करते हैं। कितने व्यक्ति होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे लक्ष्य क्या हैं। कितने व्यक्ति होंगे, उनके बीच परस्पर संबंध क्या होंगे, अधिकारों का कितना केंद्रीकरण होगा, कितना विकेंद्रीकरण होगा, विभागों का सृजन किस प्रकार होगा, उप विभाग कितने होंगे। इस प्रकार से हम पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। संगठन जब हमारा पूरी एक संरचना स्थापित हो जाती है, तब हम इसको सजीव करने के लिए कर्मचारियों का चयन करते हैं, भर्ती एवं चयन। जब ये कर्मचारी हमारे पास आ जाते हैं तो इन कर्मचारी, क्योंकि ये विभिन्न क्षेत्रों के होते हैं, विभिन्न भाषाओं के, धर्म के, विभिन्न इनके व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं, हमें इन सब कर्मचारियों से संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करानी होती है। इसलिए इन्हें संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशित किया जाना अत्यावश्यक होता है। तो अगला कार्य इस कड़ी में आता है निर्देशन कार्य। अब निर्देशन कार्य के जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो हैं संप्रेषण कार्य। संप्रेषण कार्य बिना आप देखिए संप्रेषण के अर्थात सूचनाओं, तथ्यों और विचारों के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और अनौपचारिक रूप से आदान प्रदान के बिना संगठन द्रुत गति से कार्य नहीं कर सकता, सजीव नहीं रह सकता। इसीलिए संप्रेषण को संगठन का जीवन रक्त भी कहा जाता है। तो एक तो निर्देशन के तहत जो उप कार्य हुआ निर्देशन का, वह हुआ संप्रेषण। दूसरा हुआ नेतृत्व और तीसरा कार्य जो अभिप्रेरणा। ये तीन महत्वपूर्ण अंग हैं जो निर्देशन कार्य के होते हैं। जब हमने कर्मचारियों को उपयुक्त निर्देशित कर दिया और उसके बाद भी हमें उनसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते या उनके कार्य क्षमता और कुशलता अपेक्षित हम नहीं पाते हैं, तो हमें नियंत्रण कार्य करना पड़ता है। नियंत्रण कार्य में कर्मचारियों को एक मौका देना सुधार का, उन्हें इंगित करना, उनकी कमियों को इंगित करना, और उसके बावजूद भी यदि अपेक्षित सुधार नहीं मिलता है, हमें नहीं उनके प्रयत्नों में अपेक्षित सुधार नहीं दिखता है, तो हमें
निश्चित रूप से कुछ कठोर कार्रवाई भी करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। हो सकता है हम उन्हें चेतावनी दें, हो सकता है डिमोशन कर दिया जाए, हो सकता है कुछ वेतन में कटौती कर दी जाए, और हो सकता है उन्हें संगठन से निकालना भी पड़े। लेकिन एक नियंत्रण में यह भी आवश्यकता हो सकता है नियंत्रण के बाद हम इन निष्कर्ष पर पहुंचें कि कर्मचारियों के स्तर पर कहीं भी कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे। ऐसी स्थिति में हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं कि हो सकता है हमारा नियोजन ही अति महत्वाकांक्षी अथवा त्रुटिपूर्ण रहा हो, हमारे लक्ष्य त्रुटिपूर्ण रहे हों, तो हमें पुनर्नियोजन करने की आवश्यकता महसूस होती है। और इस प्रकार यह श्रृंखला जो प्रबंध प्रक्रिया है यह अनवरत चलती रहती है। और इस पूरी प्रक्रिया में हमें एक और चीज का ध्यान रखना पड़ता है और वह है समन्वय। समन्वय अर्थात परस्पर तारतम्यता। विभिन्न कार्यों में, विभिन्न कार्यों के उपकार्यों में, विभिन्न विभागों में जब तक समन्वय नहीं होगा, परिणाम जो कुल परिणाम है वह सर्वोत्तम और अधिकतम नहीं हो पाएगा। तो परिचय के रूप में आज हम प्रबंध को इस प्रकार यदि समझें तो आपने देखा होगा प्रबंध के बारे में जो कथन भी कहे गए हैं वो अलग अलग तरह के कथन कहे गए हैं, लेकिन मूल रूप से प्रबंध कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करने का एक तरीका है। प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध के संदर्भ में कहें, सर्वमान्य परिभाषा या अर्थ जो व्यावसायिक प्रबंध में लिया जाता है प्रबंध का, वह यह है कि प्रबंध एक अंतर संबद्ध क्रमबद्ध कार्यों की एक प्रक्रिया है जो अनवरत संगठन जब तक अस्तित्व में रहता है चलती रहती है। और प्रबंध साधनों के अनुकूलतम प्रयोग के लिए एक अत्यावश्यक कार्य है और इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसे उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन भी माना है। थैंक यू।